गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 72 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। अगले महीने 10 फरवरी को फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे यूपीएससी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में फोकस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये जो टेस्ट है इस तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश पाकिस्तान है, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में सबसे अधिक शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश अमेरिका है। बताइए कौन सा करेक्ट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत का 2021 पे 85वां स्थान है, लेकिन सबसे अच्छा जो पासपोर्ट है, मतलब सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली पासपोर्ट, वो है किसका? जापान का। ये प्रश्न दूसरी बार आया, तरीका पूछने का दूसरा है। और सबसे खराब जो पासपोर्ट वाला है, सबसे कम शक्तिशाली, वो है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान नहीं है। तो यहाँ होगा अफ़गानिस्तान, यहाँ होगा जापान। और जापान लगातार 3 सालों से जो है टॉप पर बना हुआ है। तो दोनों के दोनों गलत हो गए फिलहाल, ये तो कोई भी सही नहीं है। डी है इसका आंसर। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। नवीनतम आंकड़े कहते हैं कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक में फ्री वीज़ा स्कोर 58 के साथ भारत 110 देशों में 85वें स्थान पर है, 85। जापान ने लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने की सूची में एक बार फिर शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो टॉप पर है जापान, और जापानी नागरिक 191 देशों में जो है बिना वीज़ा के जा सकते हैं। इस सूची में अफ़गानिस्तान सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश है, जिसका पासपोर्ट स्कोर है 26 केवल, भारत का आधे से भी थोड़ा और कम। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। 2020 में गणतंत्र दिवस पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि थे। इस बार यानी 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होगा। क्या ये बात सत्य है? 1947 के बाद यह पहली स्थिति है जब ऐसा होने जा रहा है। मतलब देश की आज़ादी के बाद पहली बार है क्या? देखिए, पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। ठीक है, 53 में हुआ, 66 में हुआ। पहला वाला करेक्ट है। 2020 में तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ही थे। और 26 जनवरी 2021 यानी आज से 10 से 12 दिन बाद जो है कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आएगा इस बार। ठीक है, करेक्ट है वाला स्टेटमेंट। सब कोविड की वजह से है। तो पहला दूसरा केवल यहाँ पर सत्य है, सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि वैश्विक कोविड-19 स्थिति के कारण यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष यानी 2021 में जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड के आयोजन पर मुख्य अतिथि के रूप में विदेशी राज प्रमुख या सरकार प्रमुख नहीं होंगे। जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इस परेड की सलामी लेंगे, और यह 5 दशकों में पहली बार होगा जब भारत के गणतंत्र दिवस परेड में कोई मुख्य अतिथि नहीं होगा। 5 दशक का मतलब एक दशक में कितने, 10 वर्ष, यानी 50 वर्षों में पहली बार होगा ऐसा। देखिए, आने वाला कौन था? यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत की अपनी यात्रा रद्द कर दी। 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में बोरिस जॉनसन मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे। और यूनाइटेड किंगडम का हाल तो सबको पता होगा क्या हो रहा है वहाँ पर अभी। ठीक है, कोविड फैल रहा है। 2020 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि थे, ये बात सत्य है। तो ये तरीका है यूपीएससी के प्रश्न पूछने का, एक सीधा सीधा तरीका है। कौन था? दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछते हैं। ठीक है,
अब देखिए पहला अगर करेक्ट कर ले जाओगे, चलो ये इसमें एक है, ये है, लेकिन इसमें नहीं है, चलो ये एलिमिनेट हो जाता। और दूसरे से कितने, ये अटक रहा है, ये अटक रहा है, ये अटक रहा है, ठीक है, कम से कम दो तो पता होने चाहिए। एक से आजकल बहुत कम ही कटते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रश्न प्रीलिम्स के। अब देखिए इसकी थोड़ा इतिहास के बारे में देखते हैं। देखिए विदेशी नेताओं ने 1952 में, 53 में, 1966 को छोड़कर हर साल जो है गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाई है। शोभा क्या बढ़ाई है, शोभा तो गणतंत्र दिवस की परेड पर भारत की झांकियां बढ़ाती हैं, इन्होंने तो शोभा का आनंद लिया होगा, ठीक है। फिर भी अतिथि देवो भव ही है। देखिए पिछली बार ऐसी स्थिति जो है, मतलब इससे पहले तो 1966 में ही थी, जब ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के कुछ दिनों बाद आयोजित कार्यक्रम में कोई मुख्य अतिथि मौजूद नहीं था और एक विमान दुर्घटना में परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो इससे पहले 1966 में ऐसा हुआ था, उसके बाद अब हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत के अनाज निर्यात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए भारत के कुल अनाज निर्यात में चावल और गेहूं के निर्यात की जो संयुक्त हिस्सेदारी है वो लगभग 95% है। नेपाल वर्ष 2019-20 में गेहूं और बासमती चावल, गैर बासमती चावल के प्रमुख निर्यातकों में से एक था। देखिए बासमती चावल हो गया एक तो, और एक हो गया मतलब अच्छी क्वालिटी, और एक हो गया थोड़ी कम अच्छी क्वालिटी मतलब बासमती चावल। तो गैर बासमती चावल और गेहूं के निर्यात मतलब बहुत ज़्यादा नेपाल लेके गया यहाँ से भारत में 19-20 में। निर्यात मतलब ले जाने तो होता है ना, उसके लिए आयात हो गया। तो करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट, लेकिन गेहूं पहला वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। 95% तो है, 95.7 है, लेकिन वो चावल का निर्यात है, गेहूं का निर्यात तो बहुत कम है भारत से, ठीक है। तो चावल चावल गया है 95%, गेहूं नहीं गया। तो पहला वाला तो गलत हो गया, दूसरा वाला करेक्ट हो गया, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए भारत के कुल अनाज निर्यात में चावल, जो चावल है ना, चाहे वो बासमती हो या गैर बासमती हो, वर्ष 2019-20 में प्रमुख हिस्सेदारी कितनी है उसकी, 95% साथ है। जबकि भारत से निर्यात किए गए कुल अनाज में गेहूं सहित अन्य अनाजों की जो हिस्सेदारी है 19-20 में केवल 4.30% की हिस्सेदारी, बहुत कम हो गई तो, ठीक है। तो चावल चावल गया, बासमती और गैर बासमती। अब बात करें नेपाल की, तो देखिए भारत से गेहूं का अधिकांश निर्यात 2019-20 में सबसे ज़्यादा नेपाल ने, उसके बाद बांग्लादेश, फिर यूएई, फिर सोमालिया को किया गया है। भारत से गैर बासमती चावल का अधिकांश निर्यात 19-20 में नेपाल, बेनिन, संयुक्त अरब अमीरात और सोमालिया का हुआ है, ठीक है। और भारत से बासमती चावल का निर्यात देखें अधिकांश तो 19-20 में ईरान को गया है, सऊदी अरब को गया है, इराक को गया है, संयुक्त अरब अमीरात को गया है। तो सबसे ज़्यादा गैर बासमती चावल भारत ने किसको दिया है, नेपाल को दिया है, और बासमती चावल किसको दिया है, ईरान को दिया है, ठीक है। इसलिए वो जो स्टेटमेंट था गेहूं 19-20 में नेपाल सबसे ज़्यादा है और गैर बासमती चावल 19-20 में नेपाल सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। एक बार फिर से प्रश्न आ जाता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के संबंध में। देखते हैं इस बार के स्टेटमेंट क्या कहते हैं। देखिए इस इंडेक्स में किसी पासपोर्ट को इस आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है कि पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीज़ा के कितने देशों की यात्रा कर सकता है, ठीक है। मतलब उसने फ्री कर रखे हैं तो उसके लिए भी फ्री, एक तरह से यही हो गया ना। हाँ तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। इस वर्ष इस सूचकांक में भारत की स्थिति एक पायदान सुधर गई है। करेक्ट है क्या दूसरा स्टेटमेंट? देखिए सुधर नहीं गई है बल्कि ख़राब हो गई है, क्योंकि इस बार 2021 में 85वीं रैंक है भारत की, लेकिन 20 में 84वीं थी और 19 में 83वीं थी। मतलब एक एक स्थान जो है 2 सालों में बिगड़ गई। तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट, पहला वाला करेक्ट है केवल, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो देखिए हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारतीय पासपोर्ट को 85वें स्थान पर रखा गया है। भारतीय पासपोर्ट का प्रदर्शन इससे पहले वर्ष मतलब 2020 में 84वें स्थान पर और 2019 में 82वें स्थान पर इससे बेहतर था। 82वां स्थान था 2019 में, ठीक है, मतलब और अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज की है जिसमें एक जंगली सुअर को चित्रित किया गया है?
ये दुनिया की सबसे पुरानी गुफा कला, पता है कितनी पुरानी? 45,500 वर्ष पुरानी। और एक जंगली सुअर का चित्र इसमें मिला है। कहाँ मिला है ये? भारत में नहीं, इंडोनेशिया में। देखिए ये है 45,500 साल पुरानी। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो 5,000 साल पुरानी है, ये गुफा है 45,500 साल पुरानी। और ये जो चित्र, ये चित्र मिला है सुअर का, जंगली सुअर। ठीक है। तो हाल ही में पुरातत्वविदों ने इंडोनेशिया में विश्व की सबसे पुरानी गुफा कला की खोज की, जिसमें एक जंगली सुअर को चित्रित किया गया है। ठीक है, तब का सुअर है। अब देखिए यह चित्र इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप पर एक सुदूर घाटी में लियांग टेंडांगे गुफा में पाया गया है। दोनों के दोनों क्या स्टेटमेंट तो था ही नहीं, बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। जल में अमोनिया की सांद्रता 1 ppm से यदि ऊपर है तो मछलियों के लिए विषाक्त होता है। अमोनिया जल में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है क्योंकि यह नाइट्रोजन के ऑक्सीकृत रूप में बदल जाता है। देखिए दूसरा तो ठीक ठाक ही लग रहा पढ़ने में। ये 1 ppm सही है, 3 ppm होगा? एक ही बहुत है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। यहाँ पर सी है इसका आंसर। दिल्ली के जल में अमोनिया बहुत है। अमोनिया करता क्या है वैसे? रंग उड़ाने का काम करता है। ठीक है। तो जितने भी यूपीएससी सिविल सेवा या स्टेट पीसीएस की तैयारी में लगे हैं विद्यार्थी दिल्ली में, उनके बाल सफ़ेद मिलेंगे 70% से ऊपर के। क्वेश्चन देखिए, आंसर देख लीजिए इसका। देखिए यदि जल में अमोनिया की सांद्रता 1 ppm से ऊपर है तो यह मछलियों के लिए विषाक्त होता है। ठीक है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। मनुष्यों द्वारा 1 ppm या उससे अधिक के अमोनिया स्तर वाले जल के दीर्घकालिक अंत्यग्रहण के कारण उनके आंतरिक अंगों को नुकसान हो सकता है। आंतरिक अंगों को भी नुकसान हो सकता है। देखिए अमोनिया जल में ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है क्योंकि यह नाइट्रोजन के ऑक्सीकृत रूप में बदल जाता है। इसलिए यह जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जिसको बीओडी आपने पढ़ा होगा, उसको भी बढ़ाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ाता है अमोनिया, क्योंकि ऑक्सीजन को कम कर देगा तो ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाएगी जल में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। अब तक किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद से नहीं हटाया गया है। नहीं हटाया गया है क्या? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, मतलब किसी भी लोकसभा, राज्यसभा। बिल्कुल करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। और पहला वाला जो है वो भी करेक्ट ही है। महाभियोग लाया तो गया लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया अमेरिका में भी। तो देखिए अमेरिकी संविधान के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति को देशद्रोह, रिश्वत लेने अथवा किसी अन्य गंभीर अपराध या दुष्कर्म के कारण पद से हटाया जा सकता है। अब तक 3 अमेरिकी राष्ट्रपतियों, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2019 में, बिल क्लिंटन के खिलाफ 1998 में, एंड्रयू जॉनसन के खिलाफ 1868 पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा महाभियोग चलाया गया। हालांकि सभी को सीनेट में विमुक्त कर दिया गया। ठीक है, मुक्त हो गए सब। इस प्रकार किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति को अब तक महाभियोग द्वारा पद से हटाया नहीं गया है। तो करेक्ट हो गया पहला वाला स्टेटमेंट। देखिए भारत में बात करें तो भारत में राष्ट्रपति को केवल संविधान का उल्लंघन करने की स्थिति में ही पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, रिश्वत उश्वत लेना यहाँ छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है। वैसे भी संविधान का उल्लंघन है क्या, ये परिभाषित ही नहीं किया गया है भारत के संविधान में। देखिए साथ ही भारतीय संविधान में संविधान के उल्लंघन के अर्थ को जो है परिभाषित नहीं किया गया। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, मतलब लोकसभा अथवा राज्यसभा द्वारा शुरू की जा सकती है। तो महाभियोग जो है लोकसभा मतलब निम्न सदन और राज्यसभा जो है उच्च सदन, किसी में भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये वित्त विधेयक है जो केवल लोकसभा में आएगा। ठीक है, वित्त विधेयक, मनी बिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। धन विधेयक ज़्यादा सही रहेगा बोला। हाँ, धन विधेयक केवल लोकसभा में आता है।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रही वक्फ संपत्ति क्या है? क्या है ये? शिक्षा एवं अध्यात्म हेतु प्रयोग होने वाली संपत्ति है क्या? चिकित्सा उद्देश्यों के लिए दान दी गई संपत्ति है क्या? पशुपालन के लिए प्रयोग होने वाली संपत्ति है या फिर धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान की गई संपत्ति है क्या? नाम आपने सुना होगा ये शब्द, जब ये यूपी वाला मामला चल रहा था। बिल्कुल, ये डी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए दान की गई संपत्ति, राम जन्मभूमि मामला। तो भारत में वक्फ संपत्ति को वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा शासित किया जाता है। क्यों पूछा गया है प्रश्न? देखिए, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में सभी वक्फ संपत्तियों की जियो टैगिंग करने का जो है वो निर्णय लिया है, जिस पर जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। इस निर्णय का प्राथमिक जो उद्देश्य है वो केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के अवैध अतिक्रमण को रोकना है। देखिए, आपको ज्ञात हो कि पिछले 15 वर्षों में पुदुचेरी में कोई भी वक्फ बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO निम्नलिखित में से किस वायरस या रोग के लिए वैक्सीन का भंडारण नहीं किया है? WHO द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग या वायरस के लिए वैक्सीन का भंडारण नहीं किया गया है? इबोला के लिए तो कर रहा है ये, मेनिंजाइटिस रोग के लिए भी कर रहा है, पीत ज्वर इसके लिए भी कर रहा है, रेबीज के लिए नहीं। डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भविष्य में इबोला प्रकोपों से निपटने के लिए इबोला वैक्सीन का भंडार तैयार किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इबोला वैक्सीन का भंडार जो है स्विट्जरलैंड में स्थापित किया जाएगा। वैक्सीन भंडारण के लिए वित्तीय सहायता वैश्विक वैक्सीन गठबंधन द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक है, वैक्सीन भंडारण के लिए जो वित्त सहायता है वो वैश्विक वैक्सीन गठबंधन द्वारा जो है प्रदान की जाएगी। देखिए, इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने अन्य भागीदारों के साथ मिलकर मेनिंजाइटिस रोग के लिए, येलो फीवर या जिसको बोलते हैं पीत ज्वर की वैक्सीन का भंडार भी किया है, रेबीज का नहीं किया। ठीक है, कैसे होता है रेबीज? कुत्ते बिल्ली के काटने से, वो भी पागल कुत्ते। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए, उसकी ज़रूरत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 3 स्टेटमेंट के साथ। है क्या ये? पहले कथन पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विदेशी सहायता पर प्रतिबंध, रक्षा निर्यात और बिक्री पर प्रतिबंध, दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात पर कुछ नियंत्रण। देखिए, उपरोक्त में से कौन सी संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग द्वारा किसी देश को प्रतिबंधित करने की श्रेणियां हैं? देखिए, अमेरिका जो है उसके पास 4 श्रेणियां हैं कि वो कैसे किन आंकड़ों के आधार पर दूसरे देश को प्रतिबंध लगा सकता है। बिल्कुल, विदेशी सहायता पर प्रतिबंध लगा सकता है वो, जो वो देता होगा किसी देश को। रक्षा निर्यात और बिक्री पर वो प्रतिबंध लगा सकता है। दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात पर कुछ नियंत्रण लगा के दूसरे देश को नुकसान पहुंचा सकता है। फिलहाल ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। यहाँ पर 4 श्रेणियाँ हैं, 3 ये दे रखी हैं, करेक्ट हैं, तीनों सही है। इसका आंसर डी। तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश विभाग ने किसी भी देश को प्रतिबंधित करने के लिए निम्नलिखित 4 श्रेणियां निर्धारित की हैं। कौन कौन सी हैं वो? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विदेशी सहायता पर प्रतिबंध लगा देगा वो दूसरे देश की, जो वो दे रहा होगा। रक्षा निर्यात और बिक्री पर प्रतिबंध लगा देगा। दोहरे उपयोग की वस्तुओं के निर्यात पर कुछ नियंत्रण लगा देगा। ऐसे देशों और व्यक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है उसके द्वारा जो नामित देशों के साथ व्यापार में संलग्न है। नामित देशों का मतलब है उसने किसी देश को प्रतिबंध किया है, कोई देश उस देश के साथ व्यापार कर रहा है तो वो उसको भी प्रतिबंधित कर देगा। ठीक है, फेसबुक जब नया नया शुरू हुआ था तो मतलब हु सी और फोटो, उसमें कुछ इस तरह से बहुत सारे होते हैं वैसे तो, कॉलम व्हाट्सएप में भी इस तरह से होता है। उसमें था मतलब आपकी फ़ोटो को कौन देख सकता है? ओनली मी। ठीक है, फ्रेंड्स एक कैटेगरी है, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, तो ये वाली मतलब दोस्तों के दोस्त वाली ये कैटेगरी, ये यहाँ रूल लग रहा है ये वाला। अब क्यों पूछा जा रहा है प्रश्न? देखिए, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के विदेश विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की कृत्यों हेतु बार बार सहायता प्रदान करने और आतंकवादियों को सुरक्षित बंदरगाह उपलब्ध कराने पर क्यूबा को एक आतंकवाद प्रायोजक राज्य के रूप में नामित किया है।
अमेरिका के संदर्भ में देखें तो इस सूची में उसने जो है 4 देश शामिल हैं। 4 देशों को और नामित किया है उसने, कर रखा है, मतलब सीरिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया को भी, और क्यूबा को फिर से कर दिया है। 2015 में क्यूबा को इस सूची से हटा दिया था उसने, परंतु इस कारण जो है फिर से क्यूबा को इस सूची में डाल दिया है उसने। तो ये 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो नज़र मार ही लेना इन पर। ठीक है, हर दिन जुड़े रहिए। कोई भी टेस्ट चाहे बोरिंग हो या रोमांचक हो, वैसे तो पता चलेगा नहीं, क्लिक करके पता चलेगा। ठीक है, तो एक बार कहानी की तरह देख ले करो। धन्यवाद।